आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और इससे पहले हमने मैट्रिक्स कंप्लीट किया है। मैट्रिक्स का ही थोड़ा सा मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको आना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो उस चैप्टर की जो पहली इंपॉर्टेंस है, जो पहली इसकी खास बात तो ये है कि वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। आप ये मान के चलो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मतलब चैप्टर 3 और 4, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर 3 और 4। अब जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है ना, उसमें 10 से 12 नंबर तक का ही आता है मिला के, दोनों कंबाइंडली, ठीक है। 10 to 12 नंबर का दिया हुआ है सिलेबस में, इतना इसमें से आ जाता है। कभी 7 और 5 का आ जाएगा, तो कभी 6 का आ जाएगा, इस तरह से 12 नंबर तो आने आना है, ठीक। तो पहली इंपॉर्टेंस तो यही हो गई इसकी डिटर्मिनेंट की जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमारे इस क्लास 12th के ही टॉपिक में वेक्टर अलजेब्रा में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, सेकंड पार्ट में बुक में, तो ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए भी हमको मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ती है। और जो डिटर्मिनेंट जो है, जो टॉपिक है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि डिटर्मिनेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का जो यूज है हमारे लेवल पर, क्लास 12 लेवल पर, एप्लीकेशन ऑफ जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है, जो हम करेंगे भी इस चैप्टर की लास्ट की जो एक्सरसाइज होगी ना, वो यही होगी। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हमने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन थी इस फॉर्म की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लास 10th में हमने इस तरह की लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सॉरी, 3 तरीके के होते थे इसमें, याद करो। हाँ, नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड था, फिर एक एलिमिनेशन मेथड था, एक ग्राफिकल मेथड भी था, एक था शायद वो सिलेबस से हट चुका है, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो हम इन लीनियर इक्वेशन को अब डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको हल्का सा कुछ करके भी दिखाऊंगा इसके बारे में वीडियो के एंड में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, डिटर्मिनेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको, तो क्लास 12th के लेवल पे बात करूं तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में। अब सवाल यह आएगा कि जब हमारे पास पहले से ही 4 तरीके थे क्लास 10th वाले, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी डिटर्मिनेंट की? जब इनसे अच्छा सा काम चल रहा था ना हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ग्राफिकल से, जब इनसे हमारा काम चल रहा था, तो ये क्यों पड़ी जरूरत? तो इसका जवाब ये होगा कि देखो, ये इक्वेशन थी 2 वेरिएबल्स में। अगर कभी हमारे पास 3 वेरिएबल में इक्वेशन आ जाती है, a1x b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y, जहां पर ए बी सी डी जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो अगर कभी 3 वेरिएबल में या फिर 3 से ज्यादा वेरिएबल में इक्वेशन सोल्व करने के लिए आ जाती है ना, तब ये तरीके कहीं ना कहीं या तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं, या कई बार ये काम भी नहीं करते। तो अगर हमारे सिलेबस में 3 वेरिएबल तक की लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए आएंगी, तो लास्ट की एक्सरसाइज है शायद 4.5, उसमें भी यही काम करने वाले हैं। तो इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमको डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तो कह रहे हैं बहुत देर में पहुंचेंगे, अभी नहीं जा रहे हैं, चैप्टर का एंड का टॉपिक है ये। तो फिलहाल मैंने तुमको चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है और चैप्टर का यूज क्या है वो बता दिया कि हमारे सिलेबस में 10 से 12 मार्क्स तक का ये आता है। और एक क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए भी ये हमको हेल्प करेगा, वेक्टर अलजेब्रा हम करेंगे। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली भी हो, चाहे 3 वेरिएबल हो, चाहे जैसे ज्यादा वाली भी हो, उसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल वाली भी है, 3 वाली भी है। तो ये तो हो गई चैप्टर की कुछ, मैंने आपको एक माइंड मैप बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर को, ठीक। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। सबसे पहले बात क्या आएगी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से ही इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स, जो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स। डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है
डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हमारे केस में, हमारा केस मतलब हमारे 12th क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 99.99% टाइम हमको क्वेश्चन रियल नंबर वाले ही मिलने वाले हैं, ठीक है। हमको कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ रहे फिलहाल इसको, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, एक नंबर है जो कि कैसा है? रियल होगा या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कभी कभी, फिलहाल हम रियल ही लेंगे। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर जो कि रियल नंबर होगा एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब संबंधित, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एक नंबर होगा, ठीक। अब क्या मतलब है बात का, थोड़ा समझते हैं, सामने देखते हैं बोर्ड पर, एग्जांपल्स में समझ में आएगी बात। देखो डिटर्मिनेंट जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, अब सुनो, बात यह है कि जब हमने अलजेब्रा पिछला चैप्टर हमने किया था ना मैट्रिक्स वाला, तो हमने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, बहुत सी चीजें की थी मैट्रिक्स के बारे में हमने, मगर मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की वैल्यू होती ही नहीं है, ये मैंने आपको उस टाइम में समझाई थी बात। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, मगर मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, और वो ये होता है, सुनो मेरी बात। सपोज करो, मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया 2 3 1 और 5, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। अच्छा एक बात और बता दूं, हमारे सिलेबस में, इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में 3/3 तक के डिटरमिनेंट आएंगे, ठीक। डिटरमिनेंट किस ऑर्डर तक के आएंगे? 3/3 तक के, मतलब 1/1 का भी आएगा, 2/2 का भी आएगा, 3/3 का भी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, और आता भी नहीं है, होता है बीएससी वगैरह में एक आध क्वेश्चन, कभी कभी बीटेक में, बीटेक कर रहा हूँ, बीएससी में जाता है, मगर 2/2 और 3/3 के ही स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट होते हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर एग्जाम में भी यही आते हैं। तो डिटरमिनेंट एक नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, ठीक है। क्या क्या मतलब है बात का? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, ए इज इक्वल टू 2 3 1 5 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो इस बात को लिखना नहीं है कि ऑर्डर 2/2, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर कल ही एक बार देते हैं ऑर्डर 2, यानी कि 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, ठीक। देन डिटर्मिनेंट, तो इसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे DET लिखकर। डिटर्मिनेंट हमेशा किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं DETA लिखकर ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका सिंबल होगा कि ए को ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच बंद कर दें, ऐसे दो डंडों के बीच। ये मॉडुलस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने मॉडुलस पढ़ा था 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था मॉडुलस, ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है, ये अलग सिंबल है, दो पैरेलल लाइन लगाओ और मैट्रिक्स ए को लिख दो, तो मतलब ये क्या पढ़ेंगे उसको? मैट्रिक्स ए पढ़ेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। और अब इन एलिमेंट्स को लिख दो ऐसे 3 2 3 1 5, ठीक। तो अभी तो ये मैट्रिक्स था, A इज इक्वल टू 2 3 1 5 का मैट्रिक्स, तो सिंबल भी मैट्रिक्स वाले लगे हुए हैं, लेकिन जब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो अब सिंबल ये यूज करेंगे, दो पैरेलल लाइन, ये मॉडुलस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का 2/2 वाले का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? ऐसे लिखो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 2 की 5 में, 2 की 5 में माइनस लगाना है 3 की 1 में, 3 की कितनी? 1 में, तो 2 5 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, तो इज इक्वल टू 7। तो 7 क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो इसलिए हमने क्या बताया डेफिनेशन में कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, रियल नंबर आया ना, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता था मगर रियल आएगा हमारे केस में। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर जो कि रियल नंबर होगा एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो भी नंबर होगा वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहा जाएगा। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है, इसकी वैल्यू कैसी भी आ सकती थी, जीरो भी आ सकती है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, ठीक। अगर मैं इस बात को जनरली में समझाऊं आपको, जनरल, इन जनरल, अगर मैं इसी बात को जनरल में समझाने लगूं, तो अगर हमने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है 2/2 का,
A11 याद करो ऐसे लिखते थे ना, A11 A12 A21 A22, याद है क्या भाई? जनरल मैट्रिक्स तो ऐसे होता है ना, A11 A12 A21 A22, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे दो पैरेलल के बीच, और इसको सिंबल क्या लगाएंगे ऐसे, A11 A12 A21 A22, और सिंप्लीफाई कैसे करोगे इसको, जब डिटरमिनेंट को खोलते हैं, या सिंप्लीफाई बोल दो, सिंप्लीफाई करते हैं तो इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसमें ऐसे क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, A11 की A22 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, A11 इंटू A22 माइनस A12 की A21 में, A12 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, A21 में। तो ये मैंने आपको जनरल में भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि 2/2 के डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। 2/2 के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का, इसको हम एक्सपेंड भी बोल सकते हैं कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दिया, सारी बातें एक ही हैं। तो इतनी जानकारी जो बोर्ड पर लिखी हुई है इसको नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट पर। तो बात करते हैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि पहले 2/2 का समझाना पड़ता है। मैं अगर डायरेक्ट 1/1 का समझाने बैठ जाता ना तो थोड़े कोई बच्चों को दिक्कत आ सकती थी, तो मैंने पहले समझाया 2/2 का, अब समझाऊंगा 1/1 का, फिर चलते हैं 3/3 पर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 मतलब कि 1/1 का मैट्रिक्स। तो 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, ओनली सिंगल एलिमेंट। मान लो कि ये सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर जिसका ऑर्डर 1/1 है, या फिर सिंपल लिख लो कि a इज इक्वल टू -2 बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ये एक 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट भी हम किस तरह से शो करेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आल्सो डिनोटेड बाय ऐसे, दो पैरेलल के बीच। इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ -2। अब कुछ बच्चे क्या गलती कर देंगे, और करते भी हैं, कि ये मान लेंगे कि मॉडुलस लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के नंबर नेगेटिव लिया है इसके अंदर, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट इज सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट खुद हो जाएगा, ठीक। कभी आप इसको मॉडुलस ऑफ -2 मानकर 2 लिख दो, मॉडुलस नहीं है, यहाँ पर सिंबल वही है दो पैरेलल लाइन वाला, बट इट इज नॉट मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं है। तो किसी भी सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो सिंगल एलिमेंट खुद ही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो इसके लिए नोट लिखवाता हूं, नोट 4, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखवाएंगे, 4 मैट्रिक्स ए, 4 मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज, कहते पढ़ोगे इसको, इस रीड एज, इस सिंबल को क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। तो इसको ये मत पढ़ना नॉट मॉडुलस ऑफ ए, एनसीईआरटी में साफ साफ मोटा मोटा लिखा हुआ भी है, इसीलिए क्योंकि कोई बच्चे इसको मॉडुलस ऑफ ए पढ़ते हैं, इसमें साफ साफ लिखवा दिया कि 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। दूसरी बात, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, केवल और केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट होते हैं, चाहे वो 1/1 ऑर्डर का हो, 2/2 ऑर्डर का हो, 3/3 ऑर्डर का हो, कितने भी ऑर्डर का वो क्यों ना हो, केवल स्क्वायर फॉर्म के ही डिटर्मिनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर के डिटर्मिनेंट नहीं होते, ठीक। इतनी बात को नोट करेंगे और चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 पर, शुरू करें आगे। इसको नोट कर लेंगे बातों को, और मैं रब कर रहा हूं यहां से, चलो जी। अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि अगर हमारे पास लाइफ में कभी भी 3/3 का डिटर्मिनेंट आया तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, समझते हैं बात को। हमने कहा लेट ए बी ए 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स, 1 2 3 -2 5 7, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 9 -4 5, ठीक। ये एक 3/3 का मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, मुझको इसको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अच्छा, अभी से पहले बताओ मुझे, क्या सभी स्टूडेंट्स को 2/2 का डिटरमिनेंट फाइंड करना आ गया,
यस सर। क्या 1/1 का डिटरमिनेंट फाइंड करना आ गया? यस सर। पढ़ना भी आ गया, डिनोट करना भी आ गया। अब चलते हैं 3/3 के मैट्रिक्स पर कि 3/3 के मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले 3/3 के मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं इन जनरल जनरल में हम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करते चलेंगे साथ साथ। 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स जनरली किस फॉर्म में होता है भैया, बताएगा कोई बच्चा? A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33। 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स जनरली इस फॉर्म में होता है ना। तो यहां से भी कुछ बातें देखेंगे साथ साथ, वहां पे एक एग्जांपल में है, मैं साथ साथ एग्जांपल को और जनरल चीजों को एक साथ ही रिलेट करते हुए आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। फिर मैं बाद सारी चीज को बाद में समझा करके लिखवा देंगे, ठीक है। तो अगर 3/3 का आपको जनरल 3/3 का मैट्रिक्स सोल्व करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक बात फिलहाल याद रखनी पड़ेगी कि जो 3/3 का मैट्रिक्स होता है ना, देखो ये बातें 2/2 के मैट्रिक्स में मैंने नहीं बताई थी। 2/2 का तो हमने सिंपल कर दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी। 1/1 का तो वैल्यू डायरेक्ट हो गई थी। 3/3 में क्या करना है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है, जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, ये वाले और ये वाले, ये मान चलो कि इन पर प्लस चार्ज है। क्या मान लो कि ये प्लस चार्ज ले बैठा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस वाले पे प्लस चार्ज है, इस वाले पे प्लस चार्ज है, ऐसे इस वाले पर प्लस चार्ज मान लो, इस वाले प्लस चार्ज हो ही गया। डायगोनल एलिमेंट पर क्या मान लो आप? प्लस चार्ज मान लो, ठीक। तो डायगोनल एलिमेंट पर क्या मान लिया मैंने? प्लस चार्ज। द्वारा लिखते हैं क्योंकि मैंने ये लाइन यहां पर लिख दी थी। क्या बताया मैंने आपको अभी? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो क्या समझाया कि डायगोनल एलिमेंट्स पर ये मान लो कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है। ये जो है ये डायगोनल पढ़ रहे हैं ना ये वाले, तो मान लो ये प्लस का है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और जो ये वाला डायगोनल बैठेगा इधर से उल्टा डायगोनल, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी, और जो बाकी बचे उन पर माइनस चार्ज है, उन पर क्या है? माइनस चार्ज है जो बाकी बचे। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया कि डायगोनल एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज है और बाकी एलिमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छी तरह से विद प्रूफ समझाऊंगा जब मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन कराऊंगा तब, ठीक है। तो 4.3 के इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि इन पर प्लस चार्ज क्यों लिया है, माइनस चार्ज क्यों लिया है। फिर भी अगर किसी जानना है तो इसका दो तरीके और भी हैं याद रखने के। नंबर वन, एक मिनट के लिए मैंने इनको, चलो मैं हटाता नहीं हूं, इसको आप इस तरह भी मान सकते हैं, चार्ज को ऐसे ही मान सकते हैं। अगर किसी बच्चों को डायगोनल वाला तरीका याद नहीं रखना तो ऐसा मान लेना कि प्लस से शुरू करना, पहला प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटली एक के बाद एक प्लस माइनस, चेक कर लो वही आ रहा होगा। या कॉलम में ले लो, मैंने इस चीज को अभी इस तरह लिया था रो में, चाहे कॉलम में ले लेना। कॉलम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चेक कर लो अब भी वही आ रहा होगा, अब भी वही आ रहा होगा। तो चाहे तो इस तरह से मान लो कि डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव में है, बाकी एलिमेंट्स नेगेटिव में है। चाहे एक के बाद एक प्लस माइनस लगा कर लो, रो वाइज कर लो, चाहे कॉलम वाइज कर लो। चाहे तो ऐसे कर लो कि जो ओड नंबर पे है वो नेगेटिव में है, जो इवन नंबर पे है, ठीक है या नहीं, ये तो मैंने गलत बता दिया। बल्कि इस तरह से नंबर नहीं देखना, ये देखना है आपको कि जो ये लिखा है ना 1 1, अगर ये प्लस, अगर ये ऐड करके प्लस आ रहा है, सुनो, ये 1 1 दोनों को ऐड करके इवन आ रहा है ना तो प्लस, 1 और 2 को ऐड करके नेगेटिव आ रहा है ना तो माइनस, 1 और 3 4 बनेगा मतलब प्लस तो इवन, 2 और 1 ऑड तो माइनस, इवन आ रहा है तो मैं प्लस लगा रहा हूं, ऑड आ रहा है तो माइनस, मतलब कि इसको जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस लगा देना, ऑड आ रहा है तो माइनस। तो इस तरह भी इसको आप याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, कैसे भी करके आप इसको याद रखो, कैसे भी करके। चाहे आप डायगोनल के एलिमेंट्स को पॉजिटिव चार्ज देकर मान लो, बाकी को नेगेटिव, चाहे एक के बाद एक प्लस माइनस करके लिख लो, चाहे इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो जो इवन आएगा तो प्लस, और आएगा तो माइनस, कैसे भी याद रखो, ठीक। इसके बाद ये मैंने आपको बताया प्लस और माइनस का क्या चक्कर है। अब ये चक्कर क्यों है, इसका जवाब मिलेगा देखो आपको 4.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, जब मैं आपको 4.3 कराऊंगा तब। फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब बहुत ध्यान समझना,
बहुत ही ध्यान से समझना, हम किसी भी, हमको इसको डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय मैट्रिक्स ए एंड ऑल्सो डिनोटेड बाय 1 2 3 -2 5 7 9 -4 और 5। इसका मेरे को डिटरमिनेंट सोल्व करना है। अभी एक बात बताऊं, हम डिटरमिनेंट को, देखो 3 रो है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरी फेवरेट R1 होती है, मैं ज्यादातर R1 के रेस्पेक्ट में सोल्व करता हूं। ठीक, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडेड अलोंग रो 1, एक्सपेंडेड अलोंग रो 1, किसी भी रो के कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के, मैं दिखाऊंगा अभी करके। तो सबसे पहले बात तो ये बात ध्यान रखनी है कि जिस रो के या फिर जिस कॉलम के अबाउट के रेस्पेक्ट आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, उसके चार्ज देख लेना, सिर्फ चार्ज सिर्फ उसी का देखने हैं जिसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर रहे हो डिटरमिनेंट का। तो मैंने क्या कहा, रो 1 का क्या है, प्लस माइनस प्लस, इन पर लाकर लिख लो ऐसे, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है बात? मैं आपको डायरेक्ट तरीका ही बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। अब करना क्या है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि मैं रो 1 के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। तो मैंने 1 लिख, जैसे 1 है तो 1 क्या है, प्लस में है ना, तो +1। और अब क्या करोगे, यहां पर लगाओगे डिटरमिनेंट का सिंबल। जैसे मैंने 1 लिया था ना, तो आपको 1 की ही तो रो डिलीट कर देनी है, 1 की ही तो रो डिलीट कर देनी है, और 1 का ही कॉलम डिलीट कर देना है। जो दिख रहा है वो लिख दो। क्या दिख रहा है, 5 7 -4 और 5। ठीक हो गया, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मुझको इसको यहां से। यहाँ पे क्या था, -2, यहाँ पर क्या था 9, यहाँ पर 1, और ये 2, ये 3। ठीक, अगला क्या आया, अब जब हम रो 1 के रेस्पेक्ट में है ना, -2, तो -2 लिखेंगे और डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब इसी वाले का तो रो डिलीट कर दो, और इसी वाले की कॉलम डिलीट कर दो। क्या बचा, -2 7 -2 7 9 और 5। सही है बात? चलो जी हटाते हैं इसको। 1, यहाँ पे कितना था 2, यहाँ पे कितना था 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, और इस पर चार्ज कैसा था, माइनस। अब +3, तो +3, इसी की रो इसी की कॉलम, तो क्या बचेगा यहाँ पर, -2 5 9 -4। इस तरह से हम 3/3 के डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। तो ध्यान में समझना, 1 इंटू, अब इसको सोल्व करना हमने पहले सीख लिया है ना, 2/2 वाला। तो क्या बताया था, 5 5 25, बीच में माइनस और -28। फिर ये वाला -2, 2 की 5 में करोगे तो 10, और 7 9 जा 63, +3 लगाओ, माइनस प्लस 2 4 जा 8, और 9 5 45। ठीक है, तो 25 और 28 कितने हो गए भैया, 53, और 10 और 63 कितने हो गए जाएंगे, 73, और 2 छोड़ दिया तुमने, -2 इंटू -73, और प्लस के 3 8, -45, तो माइनस के कितने हो गए, 37। सही हो गया, तो 53 + 73 दूनी 146, और 37 3 7 21, और 3 से 9 और 2 11, तो 6 और 3 9, 14 और 5 19, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, तो 88। तो इसका आंसर कितना आ गया, 88। तो इस तरह हम 3/3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। ठीक है, या आपसे सिंपल बोल लेंगे कि 3/3 के डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। एक बात मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए बता दूं, क्योंकि देखो मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, खासकर स्पेशली एनसीईआरटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, कि जो एनसीईआरटी ने 12th के बच्चों को दिया हुआ है करने के लिए, उसके हिसाब से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मेरे पास है दुनिया में मैट्रिक्स को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। जो मेथड मैंने आपको बताया है ना, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। ये भी मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन मेथड। नहीं तो मेरे पास मैट्रिक्स को सोल्व करने के और भी मेथड है। एक होता है यूजिंग बाय प्रॉपर्टी वाला टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। एक मेथड हम बच्चों को कंप्यूटर में समझाते हैं, उसको बोलते हैं सेरस डायग्राम।
ठीक है, एक होता है सेरस डायग्राम। सेरस डायग्राम की हेल्प से भी मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो उन्होंने बुक में बताया हुआ है मैं उसके हिसाब से बच्चों को मतलब आपको ये करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक सोल्व कराता हूँ मेनली, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। तो कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ये तो बहुत बड़ा करा दिया, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट मैं भी करा सकता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। बहुत से सारे तरीके हैं, चलो खैर कोई बात नहीं। फिलहाल 3/3 का सोल्व करना तो आ गया होगा, ठीक है। इस आंसर को हम एक जगह नोट कर लेते हैं कोने में 88। अब अगर कल को कोई बच्चा कहेगा कि सर हम तो रो 1 का रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते, हम तो किसी और रो के या किसी और कॉलम के रेस्पेक्ट इसका एक्सपेंड करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखाता हूं करके, अभी इसको नोट कर लेंगे। चलो जी, तो अगर कोई बच्चा कहेगा सर हमको तो किसी और के रेस्पेक्ट करके दिखाओ, देखो 6 तरीके हैं, किसी भी रो के कर लो, और चाहे तो किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट कर लो, किसी भी रो के किसी भी कॉलम के। अब कॉलम के बच्चा बोल रहा है कि सर कॉलम 2 के रेस्पेक्ट दिखाओ करके, तो कॉलम 2 के रेस्पेक्ट सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम 2 के चार्ज पर जाओ, कॉलम 2, ये है कॉलम 2, कॉलम 2 का चार्ज लिखो। कॉलम 2 का चार्ज माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस, ठीक। कॉलम 2 का चार्ज लिखो और कॉलम 2 के चार्ज के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला क्या एलिमेंट है, -2, ठीक। अब -2 की रो ढको, -2 का कॉलम, -2 वाला रो डिलीट कर दो और कॉलम, तो क्या बचेगा, -2, 7, 9 और 5। अगला क्या हो जाएगा, +5, +5 के बाद यही वाला कॉलम यही वाली रो, तो 1395, थोड़ा तेजी से कर रहा हूं, 1395 -4, ठीक। अब देखो ये माइनस तो यहां से आएगा और ये खुद भी माइनस में है, कंफ्यूज नहीं होना भैया। चार्ज तो जो चार्ज है वो तो ले रहे हैं ना, -2 ले लिया, इसके लिए +5, इसके लिए चार्ज कितना है, माइनस, और ये एलिमेंट खुद क्या है, ये एलिमेंट खुद है -4, समझ में आई बात। और इसी की रो ढकोगे, इसी के कॉलम ढकोगे, तो 13 -2 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो -2 -5 to 10 और 9 7 जार 63, प्लस 5 इंटू 5 1 जा 5 और 9 6 जा 27, माइनस माइनस +4, 7 में जा 7 और माइनस के कितने हो जाएंगे 6, तो -2 माइनस के 73, 5 -27 तो 22 और 13, तो प्लस के 46, 110 और 52। तो पहले प्लस कर लूँ दोनों को, 6 और 2 8, 14 और 5 19, -110, 8 में से 0 गए 8, 19 में से 11 गए तो भी 8। देखो 80 80 आ गया क्या, देखो क्या आया था पहले। तो ये प्रूव भी हो गया कि हम किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अबाउट या अलोंग बोल दो, अबाउट बोल दो, रेस्पेक्ट बोल दो, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ मुझ पर लिखते हैं अलोंग, एक्सपेंडेड अलोंग C2 या एक्सपेंडेड अबाउट C2 या एक्सपेंडेड रेस्पेक्ट C2, ये सब बातें एक ही होती हैं। तो उसको लिखना जरूरी होता है कि हम किस रो के रेस्पेक्ट कर रहे हैं या किस कॉलम का रेस्पेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये तरीका है 3/3 के मैट्रिक्स को सोल्व करने का, ठीक। ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात समझते हैं थोड़ी सी, अब एक बात समझते थोड़ी सी, इसको नोट करेंगे पहले जरा। अब हम 2-3 अच्छी अच्छी बातें और सीखेंगे। तो सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि जैसे मैंने बताया है ना तुमको, क्या बताया है कि किसी भी रो के रेस्पेक्ट में या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करके इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, नोट लिखवा रहा हूं, जिस रो में या कॉलम में ज्यादा जीरो होंगी, जिस रो में या जिस कॉलम में ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज होंगी उसमें हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हमको कैलकुलेशन पर्पज से बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इसको मैं अभी आपको फील भी कराऊंगा एक एग्जांपल में। बुक में मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा ना, तब एग्जांपल में आपको ये बात समझा भी दूंगा। फिलहाल मैं केवल आपको ये बात लिखवा रहा हूं ओनली, ठीक है, कि जिस रो में या फिर जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होंगी उसके रेस्पेक्ट हम इसको क्या कर देंगे भैया, उसके रेस्पेक्ट हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्लियर है बात। तो वी शैल expanded the determinant, we shall expanding the we shall expanded the determinant along that row, or column in which maximum number of zeros,
इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, जिसमें ज्यादा जीरो होंगी उसके रेस्पेक्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कभी कि 1 - 8 7 0 8 0 5 7 और 3, इसको एक्सपेंड करो, तो इसको करने को तो हम किसी की भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा सुटेबल कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी, रो टू के रेस्पेक्ट करोगे, मतलब इन वाले चार्जेस को लेकर करोगे, रो टू वाले को लेकर करोगे, तो बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। ये अब मैं आपको भी समझाऊंगा, भी कहां पर समझाऊंगा मैं आपको, एक एग्जाम्पल में। ठीक, अब देखते हैं नोट नंबर 2। अच्छा, मुझको उसके लिए पहले थोड़ी जगह चाहिए यहाँ पर, कितना नोट करेंगे पहले सही बच्चे। अब सुनो बात, पॉइंट नंबर 2 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का है, ध्यान समझना। आपको याद होगा जब मैंने आपको मैट्रिक्स कराया था, तो अगर ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, समझो इस बात को, 2 2 4 0, और ये मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है 1 2 1 1 2 0, तो क्या किसी बच्चों को कुछ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, क्या एक ए में, ए और बी में क्या रिलेशन है, जो बी है ना, देखो वो ए का ट्वाइस है, ध्यान समझो। अगर मैं बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझो अगर मैं बी को, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई सब में होती है ना, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हेयर मैट्रिक्स ए जो है वो ट्वाइस ऑफ बी है। मैट्रिक्स ए कितना है यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ बी। मैट्रिक्स में तो ये चीज ठीक थी बिल्कुल, मैट्रिक्स में तो आप लोग ऐसे ही करोगे, क्लियर है। बट इन डिटर्मिनेंट, ये बात ध्यान रखना, बट इन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं बाबा, डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 2 4 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब 1 1 2 0, तो वी कैन नॉट से, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये डिटर्मिनेंट इज ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा, सही है बात। ये फॉर्मूला ओनली मतलब इस तरह की सिचुएशन खाली मैट्रिक्स में चलती है, डिटर्मिनेंट में नहीं चलेगी, क्लियर है बात। मतलब अगर हर एलिमेंट दूसरे का डबल है तो कह सकते हैं मैट्रिक्स है, बट ए इक्वल टू बी, बट नॉट इन द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होता है, सुनो, डिटर्मिनेंट पता है क्या होगा, ये हटा दो यहां से, डिटर्मिनेंट में क्या होगा फिर, डिटर्मिनेंट में होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट में ये होगा। अब ये कहां से आया, अब ये कहां से आया, सुनो मेरी बात, ये कहां से आया, ये कहां से आया, यहां लिखवाता हूं नोट। इफ ए एंड बी, सुनो मेरी बात, इफ ए एंड बी B2 स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी B2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए और बी n ऑर्डर के दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जैसे कि दोनों 2 2 ऑर्डर के हैं, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, विद, और साथ में a जो है वो b का k टाइम्स है, विद a बराबर kb, और a क्या है, k टाइम्स ऑफ b, देन ध्यान रखना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा ना वो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, जहां पे k क्या है, जितना वो गुना है, a इज इक्वल टू के बी, यहाँ पे k का काम कौन कर रहा था 2, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे n का काम भी 2 ही कर रहा है, ठीक। तो n का वैल्यू भी 2 होगी, k की वैल्यू भी 2 होगी, तो हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में तो खाली हम ऐसे लिख देते हैं, मगर डिटर्मिनेंट में ये होता है, मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b, जहां पर k क्या है, ये नंबर जितना वो गुना है उसका, जितना टाइम्स है उसका, और n क्या है, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर, ठीक। तो ये सब बातें मैंने आपको समझा दी है। अभी एक बात रह गई है, वो बात क्या है, डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सोल्व करना। क्योंकि अगर किसी बच्चों को ऐसा लगा है ना कि सर आपने जो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सोल्व करने का जो तरीका बताया है, हमारे स्कूल वाले सर ने तो बहुत इजी से बताया था, तो वो इस तरीका मुझको भी पता है। अभी एग्जांपल देखेंगे, उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ये सब बातें नोट करेंगे, और हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का भी एक डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे, और कब कौन सा यूज करना है वो भी समझाएंगे। तो इसको नोट करेंगे, चलते हैं एग्जाम्पल पर। अब देखते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल्स। तो ये 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं, कुछ 2x2 के हैं, कुछ 3x3 के हैं, सब कुछ अप्रोच वही यूज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो 2x2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, तो इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो क्या तरीका बताया मैंने आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 2 की तो इस 2 में हो जाएगी, बीच में लगाओ -4 की हो जाएगी -1 में, तो 4 इंटू -1, तो 2 2 जा 4 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और 4 में जा 4, तो कितना हो जाएगा 8। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें।
देखते हैं नेक्स्ट, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई x माइनस वन में करेंगे तो x की x में करोगे तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इससे कैंसिल, तो कितना हो गया वन। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इस चैप्टर की खास बात है कि इस चैप्टर की जितनी भी मैं आपको कराऊंगा ना, इंट्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन आपको ध्यान से समझना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे कि मैंने अभी समझाया था कि डिटरमिनेंट को सोल्व करने का मेरे पास डायरेक्ट मेथड भी है, वो तो समझेंगे ही हम, मगर फिलहाल अपनी बुक के साथ चलते हैं। उस कॉलम के या उस रो के रेस्पेक्ट में, उस कॉलम के या उस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो। तो ज्यादा जीरो किसमें है, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉलम 1 में, कॉलम 3 में ज्यादा जीरो है, कॉलम 3 में जीरो, 2 जीरो बन रही है। ऐसा क्यों है, कि क्यों करते हैं ऐसा, बताता हूं अभी। तो सबसे पहले मुझे को पता लग गया कि मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडेड अलोंग कॉलम 3। जब मैं इसको कॉलम 3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा ना, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। पहले इसके चार्ज लिख लेते हैं। तो मैंने तरीका बताया था अल्टरनेट वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे था क्या, चाहे तो ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, कैसा भी कर लो, ठीक है। ये हमने इस पर चार्जेस लिख लिए। अब सुनो, जब कॉलम 3 का एक्सपेक्ट करोगे तो पहला 4 आएगा, 4 लिखकर 4 वाले की कॉलम ढको, 4 वाले की रो ढको, तो क्या बचेगा इधर, -1 3 4 1, राइट है भैया। इसी की रो ढक ली, इसी की कॉलम, तो -1 3 4 1। अब नंबर आया -0 लिखो, अब फिर लगाओ डिटरमिनेंट, अब इसी की रो ढक लो, इसी की कॉलम ढक लो, तो क्या बचेगा 1 2 4 1, 1 2 4 1 प्लस, अब ये वाली जीरो आई, फिर निशान लगाओ ये वाला, इसी की रो ढको, इसी की कॉलम, 1 2 1 2 -1 3, राइट है। कोई प्रॉब्लम किसी भाई को यहां तक नहीं है। अब क्यों हमने कॉलम 3 का रेस्पेक्ट करा, क्यों हम ये कह रहे थे कि हम जिसमें ज्यादा जीरो होंगी उसका रेस्पेक्ट करेंगे, उसका कारण ये है, उसका रीजन ये है कि 4 इंटू -1 की वजह करोगे तो -1 आ जाएगा, और 3 4 जा 12 आ जाएगा, राइट है। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि मैं इसको सोल्व क्यों करूं, जब मेरे को दिख रहा है कि बाहर जीरो है तो इसको सोल्व क्यों करूंगा, मैं तो डायरेक्ट जीरो लिख दूंगा ना भाई, जो भी बन के आएगा अंदर मल्टीप्लाई तो बाई की जीरो में होगी बाद में जाके। ऐसे ही यहां भी जो भी सोल्व करूंगा तो जीरो आएगा बाद में, ठीक। तो मैं इनको सोल्व ही क्यों करूंगा, बल्कि इवन सोल्व क्यों करूंगा, मैं इनको आगे से लिखूंगा भी क्यों, मैं इनको लिखूंगा भी क्यों। तो अब से हम क्वेश्चन को बस ऐसे क्या करेंगे, ऐसे। समझ में आई बात, समझ में आ गया क्यों करा मैंने, जीरो के जिसमें ज्यादा जीरो होंगे उसके रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉन जीरो वाली टर्म होगी वही लिखोगे, वही सोल्व करोगे, आगे को तो आप जीरो देखना, लिखना ही मत। मैं समझा दिया क्यों, राइट है। तो कितना बचेगा, 4 12 और 1 13, 13 चौका 52, तो माइनस के 52 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसलिए हम उस रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे जितने ज्यादा नंबर ऑफ जीरो होंगी, या फिर ज्यादा, या फिर उस कॉलम में करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होंगी, ठीक। अब तो मैंने आपको तरीका समझा दिया है। अगर आप इसको डायरेक्ट अप्रोच से देखना चाहें और कर भी सकते हैं, तो मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो फेवरेट है वो रो 1 होती है हमेशा। कुछ भी नहीं करना, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसको, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस। 1 लिखो पहले, कुछ बच्चों ने किया भी होगा फिजिक्स में, जब आपने आई कैप जे कैप के कैप वाले वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की, तब आपने किया भी होगा, आपको टीचर ने बताया भी होगा, आपको फिजिक्स वाले टीचर ने। 1 लिखो, इस रो को ढको और इस कॉलम को ढको, बताया था ना कुछ ऐसा ही किसी सर ने आपको। और इनकी क्रॉस कर दो, 3 की 0 में, 0 की 1 में, तो 0 -0 माइनस, अब 2 लिखो, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस के 2 लिखो, ये वाली रो ढको, ये वाली कॉलम ढको, 1 की 0 में 0, 0 की 4 में 0, प्लस का 4 ले लो, ये वाली रो ढको, ये वाली कॉलम ढको, -1 की 1 में, -1 3 की 4 में 12, तो ये जो सब 0 बन गए, 12 और 13 जो 52। तो इस तरह हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, और हम करेंगे भी। लेंथी क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट भी सोल्व करना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, तो किसका रेस्पेक्ट करूं इस बार, तो चाहे आप किसी भी रो को देख लो, किसी भी कॉलम को देख लो, सब में ही की जीरो मिलेगी। तो किसी भी रो का रेस्पेक्ट कर लो, किसी भी कॉलम का रेस्पेक्ट कर लो, मेरी फेवरेट रो 1 है, तो मैं करता हूं रो 1 के रेस्पेक्ट में। तो एक्सपेंडेड
एक्सपेंडेड अलोंग R1। तो R1 के रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज, राइट है। तो प्लस जीरो, तो अभी समझाया था जीरो वाले को तो देखो ही मत, आगे बढ़ो डायरेक्ट। जब जीरो आ गया तो इसका क्यों बनाओगे, समझ में आया। अगर देखो माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इसका करते हैं, चलो ऑपरेशन। इसी वाले की रो रखो, इसी वाले की तो रो रखो, कॉलम इसी की रो, तो यहां बचेगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा जीरो, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, ढक लिया, इसको ढको इसको ढको, माइनस साइन अल्फा जीरो कोस अल्फा और माइनस कितना साइन बीटा, राइट है, राइट है के बाद चलो जी, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू, जब इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो जीरो, माइनस साइन बीटा की कोस अल्फा में हो जाएगी साइन बीटा इंटू कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा इंटू, जब इसकी यहां पे करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, जीरो की जीरो में। मोडलेस नहीं है ये मोडलेस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल था, अब तो सोल्व कर दिया खैर, अब तो उसको ब्रैकेट लगाओ। तो ये क्या बनेगा फाइनली, ये बनेगा माइनस और ये माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो दोनों एलिमेंट सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर जीरो। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि 2/2 के 3/3 डिटरमिनेंट्स आपको सोल्व करने आ रहे होंगे। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने अब तक डायरेक्ट वाला मेथड ठीक से नहीं बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, तो हम डायरेक्ट भी हम करेंगे, मैं सिखाऊंगा भी आपको, करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल जो मेन मेथड है उस पर चलो, क्योंकि अब मेन मेथड के ऊपर ऐसा ऐसा रीजन आने लगे हैं, इस वजह से। देखते हैं लास्ट का एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स इज इक्वल, सॉरी जिसके लिए ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये डिटरमिनेंट। तो क्या वैल्यू होगी एक्स की। क्या कोई बालक है ऐसा इस क्लास के अंदर जो ये कहता हो कि सर एक्स की वैल्यू तो 2 होगी या एक्स की वैल्यू तो 4 होगी, और क्योंकि दोनों अलग अलग आ गई तो एक्स की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पाएगी। क्या कोई ऐसा बालक या बालिका इस क्लास में मौजूद है क्या। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स जो यहां पर यूज करेगा, इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स यहां पर कोई बालक यूज करना चाहता है तो बता दो, ऐसी बेवकूफी मत कर देना। ये जो लफड़ा था ना, ये जो खेल हम खेलते थे ना बचपन में, वो पिछले चैप्टर में जो ये खेल हम खेलते थे ना कि इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के लिए, ये डिटरमिनेंट्स में ऐसा कोई मसला नहीं होगा, डिटरमिनेंट में ऐसा कोई झंझट नहीं है, डिटरमिनेंट को तो सोल्व ही करना पड़ेगा। मतलब मेरा शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, दो डिटरमिनेंट की कंपैरिजन नहीं होती, दो मैट्रिक्स की कंपैरिजन तो होती है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, लेकिन डिटरमिनेंट्स को तो आपको लेफ्ट वाले को इधर सोल्व करोगे, राइट वाले को इधर सोल्व करोगे, इक्वेशंस बनेंगी, सोल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएंगी। ऐसे देख के मत बोल देना कि x तो 2 होगा या 4 होगा, ऐसे मत कर देना। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 1 में, माइनस x की मल्टीप्लाई x में, इधर 3 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 3 1 जार 3 माइनस के एक्स स्क्वायर, 3 1 जार 3 2 4 जार 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 और प्लस माइनस, क्लियर है। तो प्लस माइनस रूट 2 कितना होता है 2 रूट 2, ये इसका आंसर। इस तरह से वैल्यू सोल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट का इतना इंट्रोडक्शन तो हमारा कंप्लीट हो जाता है 4.1 के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, और नोट्स साथ साथ बनाते चलना है अपने, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन में। थैंक यू।